तो ये 89% लोग कहते हैं बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें वो बता रहे हैं। दो दिक्कतें आपने बताई, एक था इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के, एक कंप्लायंस को लेकर के। ये दोनों दिक्कतें समय समय पर उठती भी रही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। जीएसटी काउंसिल की बैठकों में भी हमारे साथ शिशिर सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट भी हैं और इस पूरे जीएसटी के डेवलपमेंट को जीएसटी जब से आया उससे पहले से देखते हुए आए हैं। शिशिर सर, ये जीएसटी का 8 साल का मौका है और अलग अलग चुनौतियों की का जिक्र आपने सुना हमारे बाकी पैनलिस्ट की तरफ से। आपको क्या लगता है, सरकार इन चुनौतियों से कितनी वाकिफ़ है और इनको दूर करना वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है क्या, या फिर धीरे धीरे दूर हो जाएगा ये मान के बैठा गया है? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती जो है वो मुकदमेबाजी है। आज के दिन में 8 साल में जितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, वो सबसे ज्यादा चुनौती है, क्योंकि उसकी लागत होती है। एक छोटे व्यापारी से पूछिए, एक छोटे कारोबारी से पूछिए कि उसके लिए मुकदमे का खर्च कितना आता है, तो उसके टर्नओवर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चला जाता है। अब हमारे पास जीएसटी एक्ट तो बन गया, लेकिन वो अभी तक जो है वो पूरी तरह से चालू नहीं हो पाया। प्रेसिडेंट आ चुके हैं, जो है वो राज्य स्तर पर कुछ नियुक्तियां भी हुई है, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। तो एक हमारे पास एक जो यूनिफॉर्म, जिसको कहा जाए ग्रीवांसेस रिड्रेसल जो सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं है। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी मुझे अभी तक लगती है। दूसरी बात यह है, ये जो क्लासिफिकेशन है, एक सामान में एक चीज को आप कहें कि ये त्रिकोण है तो इस पे अलग टैक्स लगेगा, और ये गोलाकार है तो इस पे अलग टैक्स लगेगा, ये कुछ हजम नहीं होती है बात। तो क्लासिफिकेशन को लेकर के बहुत क्लैरिटी जरूरी है। मुझे याद है कि जब 2016 में श्रीनगर में बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिल की, और उसमें जब ये रेट्स तय किए जा रहे थे, लगभग 1200 तरह के सामान और नेगेटिव लिस्ट को छोड़ करके सभी सामान पर जीएसटी रेट लगाने की बात आई थी, उस समय भी यही मुद्दा था कि क्लासिफिकेशन को कैसे करेंगे। तो कहने को तो हमारे पास एचएनएस हम लोग फॉलो करते हैं, जो कस्टम में भी होता है, लेकिन अलग अलग सामान में फील्ड फॉर्मेशन का जो एक्सप्लेनेशन होता है और जो रेगुलेशन का एक्सप्लेनेशन होता है, दोनों में अंतर आ जाता है। नतीजा क्या है? मुकदमेबाजी। तो क्लासिफिकेशन एक दूसरा बड़ा मुद्दा है जिसको सुलझाया जाना चाहिए। और तीसरा जो मेरे हिसाब से शायद मैं नामुमकिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी मुश्किल है, वो ये है कि पेट्रोल, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उन पर जीएसटी कब से लागू होता है। देखिए, एक भ्रम की स्थिति है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई, ये जो गैस है और ये सारी चीजें जो है, रसोई गैस नहीं, जो नेचुरल गैस है, वो जीएसटी से बाहर है। दरअसल वो जीएसटी में है, लेकिन उसके लागू करने की तारीख अभी तक जीएसटी काउंसिल तय नहीं कर पाया, और हमेशा इसको लेकर के जो है वो बहस चलती है। तो ये जो भ्रम दूर करना है कि जीएसटी इस पे लागू करना है, जीएसटी में वो है, तारीख आपने तय करनी है। तो मुझे लगता है ये तीसरा बड़ा मुद्दा है जिस पर एक सहमति बननी चाहिए। ये तीन अगर मुद्दे जो इस 9वें साल में हम उम्मीद करें कि अगर सुलझ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जीएसटी का जो गुड और सिंपल का जो पॉइंट है, वो शायद सामने आ पाएगा। जो प्रधानमंत्री ने कहा था गुड एंड सिंपल टैक्स, वो शायद साकार होता दिखेगा। शिशिर जी की बात करें, एमएस मणि हो या फिर मजुमदार साहब हो, बाकी मेहमान हो, तो 5 मैंने दिक्कतें लिस्ट की। एक तो था थ्रेशोल्ड का जो मजुमदार साहब ने उठाया, दूसरा कंप्लायंस का, तीसरा मुकदमेबाजी, चौथा क्लासिफिकेशन और पांचवा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इन सारे मुद्दों पर अलग अलग आप लोगों से पूछूंगा इसको दूर करने में दिक्कत कहाँ हो रही है। लेकिन इस बीच अपने साथ जोड़ लेता हूं शरद कोहली साहब से, जो लगातार कारोबारियों के साथ संपर्क में रहते हैं और उन लोगों को जब कुछ समझ में नहीं आता तो इनके पास आते हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं, शरद कोहली साहब, बाकी लोग मेहमानों की तो राय आपने सुन ली, आप कारोबारियों की राय बताइए जो आपसे लगातार संपर्क में रहते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे करे जी, वो कैसे करे जी। नमस्कार लक्ष्मण, और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। देखिए, जो हमारे पैनलिस्ट ने बोला है, ऐसा तो नहीं है कि कारोबारियों की राय बिल्कुल भिन्न है, पर मैंने जब अपने कारोबारियों से बात करी लगातार 2016 से लेके, मुझे लगता है इस टैक्स के 8 साल को मैं दो हिस्से में बांटूंगा। 2016 से लेके 2020-21 तक, और 2021 से लेके 2025 तक। तो जब ये इसको गब्बर सिंह टैक्स, आपको याद है कहा गया था कि गब्बर सिंह टैक्स है, तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा गब्बर सिंह टैक्स है, परेशानियों की वजह से शायद कहा गया था, विपक्ष की तरफ से ऐसी बात आ रही थी। तो मैंने जीएसटी का नया फुल फॉर्म उस टाइम निकाला था कि गिव सम टाइम। आपने 70 साल बाद इतना बड़ा रिफॉर्म किया, 17 टैक्सेस को एक में मिला दिया, तो उसको थोड़ा समय हमें देना पड़ेगा। आज इनकम टैक्स 1961 से भी पहले से चल रहा है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण, तो कोई ना कोई बदलाव उसमें किया जा रहा है। तो ये एक इवॉल्व करने वाली चीज है, ये उभर के आती है धीरे धीरे जैसे जैसे दिक्कतें। अब आपने कारोबारियों की बात करी, तो मैंने जिन कारोबारियों से बात करी,
अक्रॉस द बोर्ड। हालांकि मणि साहब ने अपना सर्वे किया है, पर हम हर व्यक्ति अपना अपना सर्वे करता है, तो 8 चीजें उसमें निकल के आए। मैं जल्दी से सिर्फ उनका नाम ले देता हूं। पहला, उन्होंने कहा कि ये जो रेट्स हैं 0, 5, 12, 18, 28 और उसके बाद सेस का ले लें तो वो छठा रेट भी हो जाता है, इन रेट्स की रैशनलाइजेशन की जरूरत है और इस पर बातचीत भी चल रही है। आपको पता होगा पिछले 6 महीने से मीटिंग नहीं हुई है जीएसटी काउंसिल की, और अब की बार जो मीटिंग होगी उसमें ये माना जा रहा है कि शायद जो 12% वाला है वो हटा दिया जाए, कुछ चीजें 18 में चली जाएंगी। तो रेट रैशनलाइजेशन, ये इतने सारे रेट्स जो हैं ये कारोबारियों को कंफ्यूज करते हैं, जिसका सिन्हा साहब ने भी बात की। क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम आती है, चॉकलेट है तो ये रेट है, आइसक्रीम है तो ये रेट है, केक है तो ये रेट है, उसमें दूध लगा है तो ये रेट है, दही लगा है तो ये रेट है। हम और आप इस पे कई बार चर्चा करते रहते हैं। दूसरा, 4 चीजों पे जो एग्जेम्पशन है ये इंडस्ट्री को कंफ्यूज कर रही है। उसमें अभी फ्यूल की बात करी गई, फ्यूल के बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद अल्कोहल और कुछ हद तक रियल एस्टेट। आपको पता होगा रियल एस्टेट पे आंशिक रूप से लगता है, जब बिल्डिंग बन रही होती है तब लगता है, पर अगर आप रेडीमेड बिल्डिंग खरीद बेच करते हैं तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये इससे कारोबारियों को दिक्कत आती है। जो व्यक्ति अपने बिजनेस में फ्यूल यूज करता है वो उसका आईटीसी नहीं ले पाता है। दूसरा, आईटीसी की बात आई। आईटीसी का मुझे लगता है कि रियल टाइम में कुछ सिस्टम ऐसा होना चाहिए, कारोबारियों का कहना है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति अगर आईटीसी नहीं जमा करता है तो उसकी वजह से एक दूसरा व्यक्ति फंस जाता है। तो मुझे लगता है कुछ प्रोविजनल बेसिस पे आईटीसी के अलाउंस का प्रावधान होना चाहिए। और आईटीसी से रिलेटेड, लक्ष्मण, जितने फ्रॉड्स हुए हैं पिछले 8 सालों में, हम सब जानते हैं हजारों करोड़ रुपया इसमें फ्रॉड हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं आईटीसी के सिस्टम को पूरा स्टडी करने की जरूरत है, कंप्लायंस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जो छोटे कारोबारी वो ये कहते हैं कि जीएसटीआर 1 होता है, जीएसटीआर 3 भी होता है, जो 2 रिटर्न्स होती हैं, प्लस उनको एनुअल रिटर्न भी भरनी पड़ती है। उनका कहना यह है कि एक सिंगल रिटर्न, जैसा यूके में होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है, एक सिंगल रिटर्न होनी चाहिए और उस रिटर्न में सब कुछ आ जाना चाहिए। दूसरा, अभी मुकदमेबाजी की बात की गई, तो आपको पता होगा जीएसटैट बना हुआ है जो एपेलेट ट्राइब्यूनल है। मुझे लगता है उसके विस्तार की जरूरत है। अभी पूरे भारत में जीएसटैट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और अगला, कारोबारियों ने मुझे ये कहा, और ये कारोबारी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं थे, हैरानी की बात ये थी, उन्होंने कहा कि फ्रॉड डिटेक्शन के लिए या गेहूं के साथ जब घुन पिसता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पूरे तरह से जीएसटी पोर्टल में क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एआई के जरिए तो आप बड़ा कुछ पता लगा सकते हैं, आजकल जमाना बदल चुका है। और उन्होंने 7वीं बात जो कही कि जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात करते थे, जीएसटी काउंसिल में ये जो तू मैं देखने को मिलती है या सहमति नहीं बन पाती है, जबकि सारे राज्यों के वित्त मंत्री बैठते हैं, उसकी वजह से कुछ राज्यों का नुकसान होता है। वो कहते हैं कि कुछ राज्यों की आवाज नहीं सुनी जाती, कुछ की सुनी जाती है, वो खैर राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, उसमें नहीं जाता। पर कारोबारियों ने इस बात को उठाया। और 8वीं चीज जो उन्होंने बताई कि जो लीकेजेस हैं जीएसटी में, लीकेजेस मतलब जो अभी भी ऐसा करते हैं, पहले इन 7 मुद्दों पे बातचीत कर लेते हैं कोहली साहब, फिर बाकी मुद्दे पर आएंगे। एमएस मणि साहब,